अभी याद नहीं आ रही। अरे तो आज जो है मैसेज आएगा ग्रुप में, तुम लोग वाला ही भेज देंगे। हाँ तो सरकारी ऑफिस है, तुमने अर्जी लगाई है, फिर लंच टाइम में आई थी अर्जी, हम नहीं मानते ना ना। तुम कभी बैंक गए हो, सरकारी बैंक? क्यों भाई? हाँ सारे। अब तो फिर हाँ नहीं होता, इतना सा चैनल खोलते हैं, इतना सा, उसी में सरक के। हाँ फिर जब बोले लंच चल रहा है, अरे बिजली विभाग में किसी के हैं कोई? कोई नहीं है पहचान में? अरे मुझे एक काम कराना। हाँ मतलब ऐसे कोई इलीगल काम नहीं है, लेकिन मैं भागदौड़ नहीं करना चाहता। कोई नहीं है, चलो कोई होगा तो बताना। हाँ। लास्ट क्लास में चार्ज फील्ड के बारे में बात कर रहे थे, फिर फील्ड लाइंस के बारे में बात किया था क्या? यस। अब तो ये, हाँ ये तो यहाँ तक तो पहुंच गए थे। तो एक बात ये याद रखना है कि फील्ड लाइन विजुलाइज करने के लिए काम आ रही है। इसका मेन पर्पस क्या है वो बाद में सीख जाओगे। मतलब अभी कुछ ज्यादा सेंस नहीं बनेगा कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से ऐसे बाहर आती हुई फील्ड लाइंस बना दो। मन में सवाल उठेगा कि क्यों, क्यों भाई क्यों? पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर फील्ड लाइन लाते हुए क्यों बनाए, ऐसा क्या हुआ? तो थोड़ी देर के लिए उसको बस सीखना है कि फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद इस विजुअलाइजेशन का फायदा हम उठाएंगे, और फिर गॉस लॉ में पिक्चर मुड़ेगी, तो ये चैप्टर में बचे हुए ऑब्जेक्ट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है ना? एक्सट्रीमली इजी हो जाएगा, इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं फील्ड लाइन को समझने में। अब थोड़ी देर तक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी और कंडक्टर के साथ उनका बिहेवियर क्या है, तो सारे पॉइंट्स ऑलरेडी मैं लिख के लाया हूं और सारा बना के लाया हूं पीपीटी। तो आपको क्या करना है, केवल देखते चलना है। ये पीपीटी, ये जो है आज वाले, ये मैंने ही बनाए, मतलब मैंने ही बनाए, ये नॉर्मल पीपीटी में नहीं आए थे। तो जैसे इसमें क्या करना है, आपको सीखते चलना है, लेकिन थोड़ा स्पीड तेज रखेंगे, थ्योरेटिकल है। अगर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो एकदम बोरिंग हो जाएगा और आप लोग सोने लगोगे। ठीक है? तो एकदम बॉडी टाइट रखना, और सवाल पूछ सकते हैं बीच बीच में, फिर भी अपने आप को रोकना, क्योंकि अभी तुरंत जो सवाल आ रहे हैं उनके जवाब भी इन्हीं स्लाइड्स में छुपे हैं। तो वो पूरे स्लाइड्स पढ़ने के बाद आपके मन में आने वाले सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। तो दो तरह के आप लोग रिस्पॉन्ड देते हैं, जैसे बच्चे नॉर्मली जब ये सिखाता हूं तो दो तरह का रिस्पॉन्स आता है मुझे। एक, तुरंत सवाल बच्चे कुछ पूछते, और कुछ घर जाके जब इसको नोट करते और थोड़ा इमेजिन करते तो उनके मन में सवाल आते कि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ये तो सर ने लिखा है नहीं, इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं। तो वो सवालों को इग्नोर नहीं करना है। आपके मन में कोई भी सवाल आए उसको लिख लेना है, और फिर मुझसे नहीं पूछना, लिख के उस पर बैठ जाओ एक दिन, और प्रॉपर्टीज को फिर से 2 बार और पढ़ो। उन्हीं प्रॉपर्टीज में जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं उनके भी जवाब छुपे। ठीक है? और कोई जवाब ही, सवाल ही नहीं बन रहा मन में, तो भी कोई बुरा मानने की बात नहीं है। कुछ दिनों में सबको मन में सवाल उठेगा, कुछ ना कुछ सवाल आता है इसमें, है ना? तो मैं 3 केसेस करा रहा हूं, आपको थोड़ा समझना है। पहले तो ये एक फील्ड लाइन का केस एक और ड्रॉ कर दिया है। ये ऐसा है कि एक लाइन चार्ज था, इससे ट्यूब लाइट है, ट्यूब लाइट अगर ऑन करेंगे तो लाइट कैसे निकलेगा? तो आप बोलते हो भाई लाइट इधर चारों तरफ जाएगा ऐसे। तो किसी भी जगह पर आपको चारों तरफ ऐसे फोटोन निकलते हुए दिख रहे हैं, ऐसे इमेजिन कर लो। तो फील्ड लाइंस भी ऐसे बाहर की तरफ निकलते हुए जा रहे हैं। तो एक सर्कल, एक पर्टिकुलर जगह पर एक ऐसा डिस्क जैसा फील्ड लाइंस का बनते हुए, ठीक है ना, अलग अलग जगह पे। तो क्या ये ऊपर के और नीचे की फील्ड लाइन कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे क्या? नहीं नहीं, सारे फील्ड लाइन कैसे हैं, इस लाइन के ऐसे परपेंडिकुलर है, समझ गए क्या? यस सर। ऐसे सामने सामने चलते हुए दिखेंगे।
तो ये हुआ हमारा, ऐसे एक दो एग्जाम्पल देख लिए, जैसे पॉइंट चार्ज का देख लिया, तो हो सकता है कोई एक एग्जाम्पल आपको डायरेक्टली पूछा जाए। ये डीबीबी में था, एक मिनट, ये हाँ यहाँ पे है, जो इधर से भी आगे बढ़ जाता है, 3 फिंगर से, हाँ। देखो बच्चों, ये पिक्चर दिख रहा है अभी सबको, पीयूष? सर थोड़ा और लेके देखो। अब ठीक है? यस यस सर। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है? चलिए, तो इसमें हमको बताना है कि 3 पॉजिटिव चार्जेस का वैल्यू बराबर है और उनका फील्ड लाइन कैसा दिखेगा। एक एक ऑप्शन तलाशते हैं। पहले ऑप्शन में एक चार्ज से फील्ड लाइन जाके दूसरे में टर्मिनेट हो रहा है, क्या एक पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन दूसरा पॉजिटिव चार्ज टर्मिनेट कर सकता है? नहीं, तो मतलब नेगेटिव होना चाहिए, फिर तो गड़बड़ हो गया, तो ए तो नहीं है सही। फिर बी में मैंने देखा कि ऐसे फील्ड लाइन से बाहर है लेकिन बीच में एक सर्कल बन रहा है, क्या इसके बारे में डिस्कस किया था हमने कि सर्कल केवल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का बन सकता है, जो कि चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, वो चार्ज बना रहे, स्टेशनरी चार्ज। तो आगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आएगा, क्या नाम होगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें ऐसा सर्कल हो सकता था, लेकिन फिर यहां तो चार्जेस दिए, तो बी ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। सी वाला, सी वाले में सारे चार से बाहर ही बाहर फील्ड लाइन निकल रहे और बीच में सर्कल भी नहीं बन रहा, मतलब ये मामला ठीक लग रहा है, और ये तो सर्कल ही सर्कल है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही, सी वाला ठीक है। जूम लिंक चैट पे डाल दीजिए ना। ओके, एक मिनट, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर दी भाई आज। ठीक है, और लिंक, अच्छा लिंक, सब लोग लिंक ही मांग रहे हैं। वेबसाइट से बहुत लैग कर रहा है ऑडियो वीडियो, अच्छा अच्छा। नेक्स्ट सवाल है, इलेक्ट्रिक लाइन, तो बहुत 1947 के सवाल है ना, तुम लोग तो पैदा भी नहीं हो, तुम्हारे पिताजी पैदा हो रहे होंगे इस टाइम। नहीं, उसके बाद वाले, तब तो नहीं है, ये ज्यादा हो गया। Electric line of force in xy plane is given by x square plus y square equal to 1, a particle with unit positive charge। ये मैंने कल सिखाया था आपको कि फील्ड लाइन लाइन ऑफ फोर्स होता है, लाइन ऑफ मोशन नहीं होता। लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ फोर्स केवल एक पॉइंट पर सेम दिख सकते हैं जब स्ट्रेट लाइन हो, वो भी चार्ज अगर रिलीज कर दे तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में, अगर वो चेंज नहीं करा डायरेक्शन, तब तो स्ट्रेट लाइन में चलता दिख सकता है, लेकिन अगर लाइन घूम गई तो फिर चार्ज लाइन को फॉलो। तो इसमें तो यही बोल रहा है इनिशियली एड्रेस से छोड़ा तो इन एक्स वाई प्लेन विल मूव अलोंग सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स। करेक्ट है कि गलत हो गया? गलत हो गया, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, क्यों भाई? और ये सर्कुलर लाइन है, ये कैसा फील्ड है? समझ गए क्या? अगर बोले ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो ये भी फॉल्स हो गया, समझ गए? ये कौन सा वाला फील्ड होगा जो सर्कल बना रहा है? इंड्यूस्ड वाला फील्ड है। ठीक है भाई। A charged particle free to move in electric field will it always move along electric line? Always वाला वर्ड लिख के गड़बड़ कर दिया है। अगर ऐसे बोलता कि it is possible for the charge to move along, तो possible तो है, लेकिन ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया, when कंपलसरी नहीं है, समझ गए? लेकिन अगर ऐसा लिखा हो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को छोड़ दे, अब यूनिफॉर्म की कंडीशन होती है कि डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, एक ही लाइन बनी रहेगी। तो अगर ऐसा ऐसा फील्ड बना के दे दिया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें चार्ज को छोड़ दिया तो फिर रिलीज होना चाहिए। अगर आप टेढ़ा फेंक देंगे तो फिर प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, लेकिन अभी इसमें अगर सीधा छोड़ देंगे तो लाइन को फॉलो करता जा सकता है, तो पॉसिबल है बट कंपलसरी नहीं। चलिए, इसमें यहां 2 जगह डायरेक्शन थोड़े गलत है, तो मैंने इसको देखो थोड़ा बदल दिया। चलो, अब आपको जो एरो है सब जस्टिफाइड दिखेंगे।
एक चार्ज ऐसा है जिससे एरो बाहर की तरफ आ रहे हैं, एक चार्ज ऐसा है जिससे एरो अंदर की तरफ जा रहे हैं, इसमें कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा? लेफ्ट तो वाला मतलब कौन सा? Q1 दो Q1 और Q2 दो लिखे हैं। Q1 Q1 पॉजिटिव चार्ज है और Q2 नेगेटिव है, करेक्ट है? यस सर Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, तो इसको मैंने पॉजिटिव बोल दिया, इसको नेगेटिव बोल दिया। चलो, लेकिन साइन तो पूछा नहीं इसमें। बोल रहा है किसका वैल्यू ज्यादा लग रहा है? ये वाला मैंने जो अलग से स्टेटमेंट लिखाया था कि जिसमें ज्यादा फील्ड लाइंस आपको एंटर करते बार निकलते दिखे वो चार्ज का वैल्यू भी ज्यादा होता है, जिसमें कम दिखे वो कम होता है, करेक्ट है? कौन सा चार्ज बड़ा लग रहा है? यस सर Q1 वाला बड़ा Q1 लग रहा है। ए ऑप्शन तो ठीक हो गया। इसमें सी और डी में से एक ऑप्शन भी सही है, बोलो। लिखा है एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1। Q1 के लेफ्ट में एक ऐसा पॉइंट है जहां फील्ड जीरो हो सकता है, Q2 के राइट में एक ऐसा पॉइंट है फील्ड जीरो हो सकता है। क्यों बीच में नहीं हो सकता? हाँ हाँ, ज्यादा बड़ा वाला चार्ज के से थोड़ा दूर और छोटे चार्ज के थोड़ा पास बीच में पॉइंट नहीं हो सकता जहां फील्ड जीरो हो जाए। हाँ, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा, तो बीच में फील्ड कभी सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहा, ये बोल रहा अबे, वो बोल रहा टूवर्ड्स बीच में ऐड हो रहा। देखो, आपको याद आ गया क्या? ये हमने बनाया था, ऐसे करके बना था, याद है ये? क्या बोले नहीं समझा बिल्कुल नहीं। चलो, अगर यहां पे मैं लिख दूं 2Q चार्ज और यहां लिख दूं -Q चार्ज, तो 2Q चार्ज बीच में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा? आप बोलेंगे अवे बनाएगा, तो राइट बना दिया। -Q किधर बनाएगा? वो टूवर्ड्स बनाएगा, तो वो भी राइट में आ गए। दोनों राइट ऐड हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं? ऐड हो गए, तो क्या कैंसिल होके जीरो हो सकता है बीच में? नहीं हो रहा, तो बीच में फील्ड ऐसे बना था ना, मतलब थोड़ा ऐसे टेढ़ा बना था भाई, यस सर याद आ गया? यस सर लेकिन अगर आप -Q के आगे चले जाए तो -Q वाला बोलेगा ऐसे टूवर्ड्स और +2Q वाला बोलेगा अवे। तो इधर ही क्यों कैंसिल हो रहा है? इधर भी तो हो सकता है, ये भी बोलेगा अवे और वो बोलेगा टूवर्ड्स। बोलो। हाँ, बड़ा चार्ज है उसके नजदीक चलोगे तो बड़े का फील्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा। ये तो पुराने लॉजिक है। तो मतलब दो कॉन्सेप्ट एक साथ चिपका दिए, फील्ड लाइन भी लगा दिया और फील्ड के वैल्यू पर भी क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है ना? ओके। अब कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो आज हमने पढ़ रही है, कंडक्टर मतलब मेटालिक ऑब्जेक्ट होते हैं और किसी भी शेप का मेटल हम लेंगे, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो अंदर रैंडमली समझ लो घूमते रहते हैं गैस मॉलिक्यूल्स की तरह, लेकिन उनका अंदर घूमने पर कोई इफेक्टिव एनर्जी लॉस नहीं होता, वो बस इधर उधर घूम रहे हैं, उनका कोई लॉस नहीं। अगर उनको एक्सेलरेट किसी तरह से किया जाए, ये हमने पहले क्लास में भी सिखाया था कि अगर चार्ज एक्सेलरेट हो जाए तो फिर वो रेडिएशन फेंकने लगता है, चमकने लगता है, एक्सेलरेटेड चार्ज। जैसे कि नॉर्दर्न लाइट्स में होता है, इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, आप समझ गए ना, नॉर्थ पोल है, वहां चले जाइए तो नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। तो वहां पे एटमॉस्फेयर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में आते ही गोल घूमते हैं, और जैसे ही घूमते हैं वैसे ही एक्सेलरेट हो जाते हैं, और जैसे ही एक्सेलरेट हो जाते हैं वो लाइट फेंकने लगते हैं। तो हवा में आपको ग्रीन ग्रीन और थोड़ा ऐसे कलरफुल ऑरा दिखने लगता है ना? यस इलेक्ट्रॉन्स एमिटिंग लाइट। बिजली कड़क रही है तो क्या हो रहा है? लाइट निकल रही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा भाई, मतलब आयंस एक्सेलरेट हो रहे हैं। तो कभी भी चार्ज एक्सेलरेट होगा तो लाइट रे फेंकेगा, ठीक है? लेकिन इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है। यहां पे जो कंडक्टर की हम बात करेंगे, क्या वो कंडक्टर चमक रहा होगा? नहीं चमक रहा होगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा। तो जो भी चार्ज रहेगा वो स्टेशनरी रहेगा। अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो चलते हैं, लेकिन वो एक्सेलरेट नहीं होते, वो ऐसे अपने कांस्टेंट स्पीड से इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक, तो इफेक्टिवली कोई भी एनर्जी लॉस नहीं करते हैं। लेकिन हम बहुत घुसेंगे तो हमको लॉस गेन दिख सकता है, लेकिन नॉर्मली हमको नहीं लेना। तो हम मेटल्स की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी शेप हो सकता है। तीन तरह के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टी है कंडक्टर इज चार्ज्ड, यानी कंडक्टर को समझ गए ना, 1,00,000 इलेक्ट्रॉन लाए कंडक्टर के ऊपर छोड़ दिए तो वो इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस पे फैल जाएंगे।
तो कंडक्टर में ऐसा नहीं कि यहां पे चार्ज रखा तो यही रहेगा, वो अपने आप सरफेस पे पूरा चारों तरफ फैलेगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करके दूर भागने की कोशिश करेंगे और भागते हुए सरफेस पे फैल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज कंडक्टर की करेंगे जब वो चार्ज्ड कंडक्टर है। दूसरा प्रॉपर्टीज हम करेंगे कि कंडक्टर चार्ज नहीं होगा, कंडक्टर किसी दूसरे चार्ज के सामने रख देंगे। इंडक्शन वाला याद है, एक चार्ज लाए और इस कंडक्टर को उसके सामने रख दिया, तो पहला वाला चार्ज ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और इस कंडक्टर को हमने चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो इस हेडिंग का नाम ही हम ये रखेंगे, कंडक्टर इज केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए क्या? तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है? वो जो चार्ज सामने वो बना रहा होगा, इस कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं देंगे। इट इज केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसकी क्या प्रॉपर्टी बनेगी ये सीखेंगे। और तीसरे केस में हम एक हॉलो कंडक्टर लेंगे। हॉलो कंडक्टर समझते हो? अंदर कैविटी है उसके, मतलब अंदर कैविटी में खाली जगह है। ठीक है, आपके घर में कोई ऐसा किचन में डिब्बा होगा, मान लो आटा रखते हैं, दाल रखते हैं, जो स्टील का होगा, उसका ढक्कन खोला, अंदर दाल है, गिरा दो, अब क्या हो गया? ये खाली हो गया। अब अगर डिब्बा बंद कर दो तो अंदर वाली जो जगह जहां दाल थी वो क्या हो गई? कैविटी है, हॉलो है। समझ गए क्या? तो इसका एक आउटर सरफेस है और एक इनर सरफेस है, लेकिन बाहर से इनर सरफेस दिखाई देता है क्या? समझ गए क्या? बाहर से दिख रहा है तो वो भी आउटर सरफेस है। जैसे ढक्कन खोल दिया तो ये सारे आउटर सरफेस हो गए, अभी सब आउटर है। ढक्कन बंद कर दिया तो इनर सरफेस इनर, आउटर सरफेस बाहर से दिख रहा है। सेंस बन गया? तो इस तरह के कंडक्टर में हम चार्ज को कैविटी के अंदर कहीं लगा देंगे। तो ऐसा कंडक्टर लेंगे जो चारों तरफ से बंद होगा, लेकिन ढक्कन खोला, यहां पे एक स्टैंड बनाया वुडन। वुडन क्यों बना रहे? क्योंकि चूते ही भाग ना जाए कंडक्टर पे, तो इसके ऊपर चार्ज रख दिया। समझ गए क्या? अब ये चार्ज किसी भी वॉल को टच कर रहा है क्या? नहीं, और इसे ढक्कन बंद कर दिया। तो आप कहेंगे चार्ज कंडक्टर के कैविटी में रखा है लेकिन उसको टच नहीं कर रहा। अगर टच करा देंगे केस नंबर 1 हो जाएगा। केस नंबर 1 क्या है? चार्ज इज गिवन टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। समझ गए? सरफेस को छुआ दोगे तो केस नंबर 1, सरफेस को नहीं टच कराओगे तो 2 केसेस है, या तो बाहर रखोगे या कैविटी के अंदर। बाहर रखेंगे तो कैविटी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैविटी के अंदर रखना है तो कैविटी तो होनी चाहिए ना। तो 3 केसेस में चार्ज का क्या इफेक्ट है, यही 3 मेन एग्जांपल है। अब इसको दो मिला के भी हो सकता है। कोई कह सकता है ऐसा भी तो हो सकता है सर कि हमने कंडक्टर को चार्ज भी दे दिया और फिर उठा के किसी दूसरे चार्ज के सामने भी रख दिया, यानी दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। या एक चार्ज बाहर रख दिया, एक चार्ज कैविटी के अंदर रख दिया, तो ये दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3। एक चार्ज सरफेस पे डाल दिया, एक कैविटी के अंदर रख दिया, तो ये 1 and 3। तो कॉम्बिनेशन से जो आप प्रॉपर्टीज सीख रहे हो वो प्रॉपर्टीज भी कंबाइन कर दोगे, आंसर आते रहेंगे। ठीक है, तो आपके मन में यही सवाल होंगे कि सर आपने बताया बाहर चार्ज है, फिर एक चार्ज अंदर है, तो ये अगर सारी चीजें एक साथ कर दे तो क्या होगा? तो आप जो अलग अलग प्रॉपर्टी सीख रहे हो उसको मिला के देखोगे तो आपको खुद ही आंसर दिखने लगेगा। हाँ, फिर ये सब इफेक्ट दिखेंगे। तो देखिए, पहला केस आइसोलेटेड, मतलब कहीं और आसपास कोई भी चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। दिस इज अ कंडक्टर विच इज गिवन अ चार्ज क्यू। तो हमने इसको एक चार्ज क्यू दे दिया, तो वो चार्ज आपको कहां फैलता हुआ दिखेगा? सरफेस। हमेशा आउटर सरफेस बोलते हैं, मतलब हमेशा आउटर सरफेस पे फैल जाएगा, इवन इफ इट हैज कैविटी। तो अगर कैविटी हुई तो भी आउटर सरफेस पे। समझ गए ना? तो ढक्कन वाला वो जो डिब्बा है उसके बाहर की सरफेस पे चार्ज फैलेगा, इनर सरफेस को अगर टच करोगे तो चार्ज नहीं अपीयर होगा। और ये चार्ज जो बाहर फैल गया, ये बाहर सरफेस पे डांस कर रहा होगा क्या? घूम रहा होगा ऐसे सरफेस पे, ऐसे घूम रहा है क्या? नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। चार्ज जहां पे है वहां बस रुक गया। अब इससे दूर क्यों नहीं जा रहा? ये चार्ज आपस में रिपेल कर रहे, दूर क्यों नहीं जा रहा है? बोले और सरफेस पे तो बैठे, और कहां दूर, हवा में कैसे जाएंगे? सरफेस छोड़ के, कंडक्टर छोड़ के चार्ज जा नहीं सकता। उसको एडिशनल बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी चाहिए, जो कि या तो बहुत गर्म करने से मिलेगी या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिलेगी। कुछ याद है? बाहर से मतलब कुछ एडिशनल एनर्जी से ही बाहर निकल सकता है, ऐसे चार्ज देने से बाहर नहीं निकलेगा यूजुअली।
लेकिन आगे चल के सीखेंगे कि ये बाहर निकल भी सकता, बट कैसे वो सिखा दूंगा। पर आपको जब तक नहीं बोले तब तक ये चार्ज यहीं अटका रहेगा। कहां पे? सरफेस पे फैल गया है। ये चार्ज अगर आप इंजेक्शन में भर के कंडक्टर के अंदर घुसा के ऐसे छोड़ दो तो भी ये सरक के अपने आप सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करके सरफेस पे फैल जाए। और अभी भी रिपेल कर रहे होंगे, ये चार्ज अभी भी रिपेल कर रहे हैं, लेकिन अब जाने की जगह है नहीं, सरफेस पे फैल गया। ठीक है, ये कंडक्टर कभी भी ऐसा चार्ज कंडक्टर हमें चमकता हुआ नहीं दिखता। इससे मुझे पता चल जाता है कि इसके अंदर जो भी चार्जेस हैं उन पे अब कोई फोर्स नहीं लग रहा। सरफेस पे जो चार्ज है उन पे फोर्स तो लग रहा होगा, लेकिन फोर्स ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर लगना चाहिए। धक्का लग रहा है लेकिन उधर जाने की जगह ही नहीं है, तो चल नहीं सकते। समझ गए? इसी सब ऑब्वियस बातों को लेके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप एक एक करके देखते जाइए। बस आपको पढ़नी है और उसको बाद में नोट्स में लिख लेनी है, और उसको 3-4 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगी। पहला है, जो भी टोटल चार्ज दिया वो कहां रहेगा? आउटर सरफेस पे रहेगा, इवन इफ इट हैज अ कैविटी। इनर सरफेस पे नहीं डालेंगे। दिस इज अ चार्ज्ड कंडक्टर। दूसरा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द कंडक्टर एवरीवेयर। तो अगर मैं रैंडमली कोई भी पॉइंट इसमें ले लूं और पूछूं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस पॉइंट पर, हमको कैसे पता है अंदर हर पॉइंट पर 0 होगी? क्योंकि कंडक्टर के अंदर हजारों लाखों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल वैसे ही रैंडमली अभी भी चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे। इनको कोई एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो अंदर चार्ज एक्सेलरेट होते तो चार्ज कंडक्टर अपने आप गर्म होने लगता, यानी अपने आप एनर्जी फेंकने लगता, अपने आप चमकने लगता। ऐसा चार्ज डालने से सारा चार्ज बस सरफेस पे आके रुक गया है, अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन चलता नहीं, कोई भी चार्ज चलता नहीं। तो हम कहते हैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 है। ये इस चैप्टर में एक फैक्ट की तरह बन के निकलेगा। यानी ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा ना, ये स्टेटमेंट तीनों केस में आपको हमेशा बोलना है। कहां पे? इनसाइड में अगर थोड़ा सा और जैसे कैविटी है तो हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन जहां जहां मेटल है, मेटल में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलना है? 0। हम कौन से चैप्टर में हैं? तो मैंने क्या ऐसा बोला कि किसी भी चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज 0? ऐसा नहीं बोला। इसी चैप्टर में जब तक ये इलेक्ट्रो, क्योंकि चार्ज चल, अच्छा बताओ, आप जब बैटरी लगाते हो और करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो किसको कहते हैं? हाँ, क्योंकि अंदर कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे तभी तो करंट बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं अंदर, तो क्या फ्री में चलने लग रहे हैं सब एक साइड? जरूर कोई फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स लगाने के इलेक्ट्रॉन को जरूर कोई फील्ड कंडक्टर के अंदर होगी। तो आगे के चैप्टर में क्या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? तो क्या ये बात बोलना कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड अ कंडक्टर, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि गलत हो गया? गलत हो गया। अगर कोई बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0 इनसाइड अ कंडक्टर, तो भी बात मानी जा सकती है, लेकिन उसको भी मानना नहीं। केवल ये जो 1 2 3 3 एग्जाम्पल बोल रहे हैं, इन्हीं एग्जाम्पल में बोलना इलेक्ट्रिक, समझ गए ना? विदाउट गिविंग द सिनेरियो कि हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं, किस पार्ट ऑफ फिजिक्स में है, और ये कह देना कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 होता है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर कोई बोले चार्ज कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, अब 0 है, क्योंकि हम किस केस को पढ़ ही रहे हैं। देखो, चार्ज कंडक्टर है, फील्ड 0 है। हाँ। अरे ये हेडिंग के नीचे ही लिखा ना, तो बस चलो ना, ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा पॉइंट है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, अंदर हर जगह 0 है, लेकिन जैसे ही सरफेस पे पहुंचोगे फील्ड का वैल्यू भी मुझे पता है और उसका, लेकिन कहां पे पता है?
सरफेस पे पता है, सरफेस पे। यहां पे फील्ड का वैल्यू क्या है नहीं पता। यहां क्या है, यहां है या नहीं है, बाहर तो है, अंदर जीरो ही, बाहर तो है, लेकिन सब जगह कितनी है ये मालूम नहीं है। कहां पे मालूम है, कैसे आया ये रिजल्ट, इसको हम करेंगे बाद में। तो ये अभी प्रूव हो जाएगा, एक गॉस लॉ से प्रूव होता है, लेकिन गॉस लॉ पढ़ेंगे तब वो रिजल्ट लिखवाऊंगा, वो यहीं लिख गया, गॉस लॉ से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है किसी भी कंडक्टर। तो मैंने बोला एक स्फीयर है, उसको चार्ज क्यू दे दिया, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो आपने कहा भाई ये चार्ज तो सरफेस पे फैल गया, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो यहाँ पे फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलता है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बोलो इस पॉइंट पे, ऐसे ऊपर बना दो एरो भाई, इस पॉइंट पे किधर होगा, इस पे नीचे बना दो, सरफेस के परपेंडिकुलर रखो। तो ये बात फैक्ट है, किसी भी कंडक्टर में सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर केस में इतना ही लिखना है, और उसका डायरेक्शन हर केस में, लेकिन अंदर घुसते ही फील्ड क्या हो जाए, समझ गए क्या। मान लो ये मर्क्यूरी होता, लिक्विड फॉर्म में है, मेटल है, उस पे चार्ज डाला, कहां फैलेगा, सरफेस पे फैले। में लिक्विड मर्क्यूरी का ड्रॉप है, उसके सरफेस पे फैल गया, उस पे तुमने फिंगर घुसा दी, तो घुसते ही तो तुम कहोगे कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फील हो रहा, समझ गए क्या। अंदर गए सरफेस के तो फील्ड नहीं है, सरफेस पे बाहर बाहर से टच करोगे तो फील्ड है, अंदर गए तो नहीं है। ठीक है, अंदर नहीं बाहर। चलिए, फोर्थ पॉइंट है, ये भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल में प्रूफ कर लेंगे हम लोग, लेकिन ये भी क्लोजली देखा जाता है। क्या, सिग्मा। अब देखो मैं बताता हूं, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन, मतलब सिग्मा क्या होता है, बताओ सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस पॉइंट में ये लिखा है कि ऐसा नहीं सोचना कि किसी कंडक्टर पे चार्ज डाल दिया तो सरफेस पे फैल गया यूनिफॉर्मली, ये नहीं है। सरफेस पे चार्ज सरफेस के हिसाब से फैलता है, यानी कहीं पर अगर सरफेस का शार्प टर्न है, छोटा रेडियस का टर्न है, तो वहां का सिग्मा ज्यादा होगा, और कहीं ब्रॉड है, ब्रॉड सरफेस का राउंड है, तो वहां कम होगा। कुछ समझे क्या, एक फोटो बनाता हूं, एक पॉइंट है पॉइंट नंबर 1, दूसरा पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। ये 1 वाला पॉइंट है, ये छोटे सर्कल का पार्ट लग रहा है, और 2 वाला पॉइंट एक बड़े सर्कल का पार्ट लग रहा है, दिख रहा है क्या। तो अगर मैं कहूं रेडियस R1 और R2 हो और सिग्मा 2 हो, ये सिग्मा 1 हो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो, तो मैं कहता हूं R2 इज ग्रेटर देन R1। क्या कह बोलो, तो सिग्मा के लिए बोलो, और इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। तो अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लेकिन होगा किस डायरेक्शन में, बाहर ही बोलना है, बाहर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, समझ गए। लेकिन अगर सरफेस के जस्ट अंदर पूछ लो, तो इसके जस्ट अंदर पूछ ले, समझ गए। तो पॉइंट अगर ऐसे दे दिया, ए और बी पॉइंट्स आर जस्ट आउटसाइड द सरफेस एंड पॉइंट सी एंड डी आर जस्ट इनसाइड, तो E1 इज ग्रेटर देन E2 बट E3 इज इक्वल टू E4, समझ गए क्या। अंदर वाले बराबर क्योंकि जीरो है, बाहर वाले अलग अलग है। ठीक है, ये देखिए, मतलब प्रॉपर्टीज कुछ और भी बनाएंगे तो आगे चल के एक पोटेंशियल नाम की प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करेंगे, उससे आसानी से प्रूव हो जाएगा। तो अभी क्या, यहां पे बहुत ज्यादा और एक्सप्लेनेशन डालना पड़ेगा, पोटेंशियल वाला जब रिलेशन करेंगे तो सवाल ही करेंगे एक, उसमें आपको दिखने लगे सर यहाँ पे डेंसिटी अलग है, यहाँ पे अलग है, देखो रेडियस अलग है इसलिए डेंसिटी अलग दिख रही है, तब मैं फिर याद दिला दूंगा कि ये वही रिजल्ट है जो पहले हमने लिख दिया था। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन ही आएगा, हमको करना होगा, पोटेंशियल में जाके होगा, ये गॉस लॉ में होगा, ये पोटेंशियल में होगा, लेकिन वहां फिर लिखें, फिर यहां पे लौटे, क्या फायदा।
लिख देते हैं। और ये भी, हाँ, ये अभी भी प्रूव कर सकते हैं, मतलब इसके लिए कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है, पर मन नहीं है, मन नहीं कर रहा। ये HCV में दिया है, ये फॉर्मूला कैसे आया, उसमें भी दिया होगा, मुझे याद तो नहीं। मतलब मैं जैसे, आप जैसे थ्योरी अगर आप कभी करें तो कभी भी उन बुक्स से मत करें जो नीट या जेई के लिए लिखी गई बुक्स हैं, क्योंकि वो बायस्ड होती हैं। मतलब उनमें थ्योरी का को भी वैसे ही मोड़ देते हैं जैसे सवाल पूछे जाते हैं। मतलब सवाल ये आ रहा है तो उससे थ्योरी बना देते हैं कि ऐसा सवाल दिखे तो ये आंसर है, ऐसे निकालना है। जबकि HC वर्मा या NCERT, क्या ये जेई के लिए लिखी गई बुक है? ऐसे दिखती है क्या? जेई मेंस एंड एडवांस, NCERT पार्ट ऑफ, है ना? या HC वर्मा, आप कभी भी देखो, HC वर्मा इज अ बुक जिसमें कहीं आपको नहीं लिखा रहेगा कि ये दिस इज फॉर जेई और दिस इज फॉर नीट। वो जनरल फिजिक्स की किताब है। ऐसे यूनिवर्सिटी फिजिक्स की भी तमाम बुक्स आती हैं, या और भी बुक्स आती हैं जो किसी एग्जाम को सर्व नहीं करती, उसमें केवल फिजिक्स है, पढ़ लो, एग्जाम मत दो, पढ़ लो। तो आप लोग ऐसे बुक ही पढ़ो, वो बायस्ड नहीं होता उसमें, और थ्योरी समेटी नहीं होती है, वो सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे। सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, बहुत आसान है इसको डिराइव करना, लेकिन बाद में ही करेंगे, समय लगेगा इसमें, नहीं तो। या एक बार आप पढ़ सकते हो तो मैं क्या करूंगा, इसका थ्योरी भेज दूंगा आपको, कैसे आया ये मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप में, आप पढ़ लेना एक बार, है ना, खुद ही पढ़ लेना, एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। डेरिवेशन कोई पूछता है नहीं, इसलिए मैंने रिजल्ट लिख दिया। इस रिजल्ट का कोई फायदा भी नहीं है, तो अगर कोई कहेगी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है, ये सी वाला ही स्टेटमेंट सबसे, ठीक है ना, इस पूरे में से अगर सी वाला स्टेटमेंट याद है मतलब आप काफी ठीक है, ये वाला में कोई दम नहीं है तो वैसे ही याद हो जाएगा, अभी सी वाला याद कर लेना। सेकंड पॉइंट क्या है, कंडक्टर इज केप्ट इन दो तरीके हो सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि मान लीजिए यहां पे कोई चार्ज है, जैसे प्लस क्यू चार्ज, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है? प्लस क्यू तो पहले से ही बना रहा है, तो उसके फील्ड में हमने एक कंडक्टर रख दिया, कंडक्टर को प्लस क्यू से टच नहीं कराना, नहीं तो केस 1 आ जाएगा। ये प्लस क्यू टच करते ही तो अभी चार्ज फैल जाएगा सरफेस पे ये, या चार्ज केवल इंड्यूस कर पाएगा? इंड्यूस। दूसरी बात है कि यहां पे ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि ऐसे फील्ड लाइन बना के बोलते कंडक्टर रख दिया, तो मतलब कंडक्टर जब नहीं था तो फील्ड पहले से ही थी, ऐसे समझ लो यहां फील्ड है पहले से, और फिर हमने यहां एक कंडक्टर रख दिया, किस फील्ड में? तो ये वाले डायग्राम में फील्ड दिया है, फील्ड बनाने वाला चार्ज नहीं मेंशन है, इसमें चार्ज दिया है लेकिन फील्ड लाइंस नहीं मेंशन है, समझ गए ना? केस दोनों सेम है। इसमें क्या फर्क पड़ेगा वो भी देख लो, जैसे आप पुराना वाला याद करो, ये प्लस चार्ज था तो यहाँ पे कैसा चार्ज आना चाहिए? माइनस। क्योंकि ये न्यूट्रल कंडक्टर है तो एक साइड माइनस अट्रैक्ट हो गया, तो इधर पॉजिटिव। इस चार्ज को कहते क्या है? इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। आप कभी कंफ्यूज नहीं होना, इनके वैल्यूज आपस में बराबर इसलिए हैं क्योंकि ये न्यूट्रल कंडक्टर था, वैल्यू बराबर है, लेकिन इनके वैल्यू इस चार्ज के बराबर नहीं है। इसका लॉजिक भी अभी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए इस चार्ज क्यू की वजह से 10 फील्ड लाइंस निकलती हूं, 10 लाइंस, तो ये सामने इस कंडक्टर पे जाएगी तो ये कंडक्टर का जो नेगेटिव चार्ज है उन लाइन को टर्मिनेट करेगा, लेकिन ये जो 10 फील्ड लाइन है 10 की 10 के सामने ही फेंक रहा होगा, पॉइंट चार्ज किधर भेज रहा हो, तो पीछे भी भेज रहा हो, इधर भी भेज रहा हो, ऊपर भी भेज रहा हो, नीचे भी, समझ में आ रहा है क्या? इसे चारों तरफ भेज रहा है, और कंडक्टर सामने है तो वो सामने वाले लाइंस को ही तो टर्मिनेट करने के लिए चार्ज उगाएगा। तो बताइए क्या 10 के 10 लाइन टर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो ये चार्ज का वैल्यू इस चार्ज से कम ही होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। सोच के देखो, अगर इसकी 5 लाइन ही टर्मिनेट करना चाहता है ये, क्योंकि ये पीछे थोड़ी ना बैठा हुआ है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा गया? तो क्यू ने बनाया 10 लाइंस, उसमें से 5 लाइंस ही टर्मिनेट करना काम है कंडक्टर का,
तो 5 काटने के लिए क्यू माइनस क्यू नहीं बुलाएगा, उससे कम ही चार्ज बुलाएगा। थोड़ा आइडिया लग गया, ठीक है। दूसरी बात है कि कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड हमेशा ही क्या हो रहा, इस चैप्टर में 0 बोलना है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो नेट फील्ड 0 है। अब नेट फील्ड कौन बनाता होगा? अब बोला कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं होता, नेट फील्ड 0 होता है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये पहला पॉइंट है, इंड्यूस चार्जेस अपीयर ऑन द सरफेस, या आउटर सरफेस पे चार्ज अपीयर हो जाएंगे। सामने पास वाले सरफेस पे हमेशा अपोजिट, और पीछे की साइड में हमेशा सिमिलर चार्ज दिखेगा। दूसरा पॉइंट लिखा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द कंडक्टर एवरीवेयर। तो ये मैंने पहले भी बोला था कि ये इस चैप्टर के तीनों एग्जाम्पल में कंडक्टर जहां है अंदर फील्ड, मेटल जहां जहां रखा था वहां पे 0 बोलना ही बोलना। तीसरा पॉइंट में यहां माइनस लगा था। अब इसका मतलब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंड्यूस चार्ज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब समझे, फिर से सुनो। कहीं पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब है कि यहां पे पहले से कौन फील्ड बनाता ही था, जो क्यू चार्ज था वो तो बनाता ही था, और इंड्यूस्ड चार्जेस और आ गए जिसकी वजह से नेट फील्ड 0 हो गया। अगर मैं पूछूं कि क्यू की वजह से यहां पे फील्ड बन रही होगी कि नहीं बन रही होगी, तो आपको कभी ना नहीं कहना, क्योंकि इंडिविजुअल फील्ड कभी भी 0, दो चार्ज की फील्ड अगर कहीं 0 होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों यहां पे 0 बना रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों की फील्ड आपस में है। तो अगर मैं कहूं कि इंड्यूस चार्ज यहां पर कितना फील्ड बना रहा होगा, तो आप कहेंगे जितना बाहर वाला बना रहा था ठीक उसका। तो यहां क्या लिखा, इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल, समझ गए। तो एक कमरे में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई पहले से ही मौजूद है, मान लो उसका वैल्यू 10 है। यहां पे मैंने एक कंडक्टर रख दिया, इसी जगह पर एक कंडक्टर रख दिया, मैंने बोला इस पॉइंट पर फील्ड कितना है, आप कहोगे अब तो नेट 0 हो गया। तो नेट 0 के हमने तो 10 रखा था, उसके ऊपर कंडक्टर रख दिया, तो 10 कहां गायब हो गया? आप कहेंगे यहां पे अपने आप इंड्यूस चार्जेस आया, उस इंड्यूस चार्ज ने कितनी फील्ड बनाई, और नेट फील्ड क्या हो गया। आपको फिर से पूछता हूं, मान लो ये चार्ज बाहर जो है Q है, और ये अंदर का कोई पॉइंट है जो R डिस्टेंस पे है, तो बाहर वाला चार्ज यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है? आपको बोलना है KQ बाय R स्क्वायर। तो इंड्यूस्ड चार्ज इस पॉइंट पर कितना फील्ड बना रहे हैं, समझ गए? माइनस के क्यूब। थिंकिंग क्लियर है? ये नहीं कहना कि सर कंडक्टर के अंदर फील्ड तो 0 होता, बाहर वाला अंदर फील्ड बनाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना। क्या बोलना है, बाहर वाला जो बनाता है वो वही बनाएगा, इंड्यूस चार्जेस उस फील्ड को। कभी कभी हमको ऐसा इमेजिन होने लगता है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड पहुंचती नहीं है, तो बाहर वाले चार्ज की फील्ड अंदर पहुंचेगी नहीं, ऐसा नहीं बोलना। बाहर वाले चार्ज की फील्ड को इंड्यूस चार्ज मिलके, यानी सरफेस पे आउटर सरफेस के जो चार्ज हैं वो मिलके काटेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको अभी हम करेंगे एक एग्जांपल में। ये वाली बात आपको याद आ गई? इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है, ये बात ट्रू है और सरफेस के परपेंडिकुलर है, जब वो करेंगे ये भी डिराइव हो जाएगा। तो आप समझना शेप क्या है, और दो बातें अब इसमें समझना। इस स्लाइड में 3 इंपॉर्टेंट बातें हमने सीखी है। पहला, कि जब भी कोई कहे कि इंड्यूस्ड चार्ज की फील्ड कितनी है, तो आपको इंड्यूस्ड के अलावा जो चार्ज थे उनकी फील्ड का अपोजिट लिखना है। पहला आउटकम सीख गए। दूसरा आउटकम कि फील्ड जो है वो आएगी तो बाहर से, लेकिन फील्ड लाइन कभी भी सरफेस के अंदर नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि अंदर नेट फील्ड क्या है। और जब हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो हम नेट फील्ड की लाइंस ड्रॉ करते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। जैसे मान लो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं क्या ऐसे फील्ड लाइन बना रहा था? ऐसे बना रहा था क्या? हम ऐसे क्यों नहीं बना रहे थे? क्योंकि हम कभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं, हम कभी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस नहीं करते, जो बनता है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है ना। अब यहां पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है, तो अंदर बीच में कितनी लाइंस हमेशा दिखेंगी कंडक्टर के? 0। और सरफेस पे फील्ड का डायरेक्शन क्या है?
यानी फील्ड लाइन टहलते हुए आएगा और सरफेस पे जाके टकरा के टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन टकराते समय उसका एंगल कितना बनेगा? टकराते समय एंगल 90। अगर यहां नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज फील्ड को टर्मिनेट कर देगा, तो अंदर फील्ड घुसेगी नहीं। इधर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज फील्ड को आगे बना देगा, लेकिन फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो आप लोग वही ऑप्शंस तलाशना जिसमें ये दो बातें हों। पहला, मेटल को क्रॉस करके कोई फील्ड लाइन नहीं जानी चाहिए, और दूसरा, सरफेस पे टकराते समय उसको बेंड चाहे करना पड़े, बेंड होके 90 डिग्री पर ही टकराए, टेढ़ा क्रॉस नहीं करेगा। दो बातें सीख गए, और एक ये वाला स्टेटमेंट, तीन चीजें सीखे। अगला पेज ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको देख लो। ये डायग्राम में मैंने ऐसा बनाया कि एक प्लस क्यू रखा है, सामने माइनस क्यू आ गया, इधर प्लस क्यू आ गया, न्यूट्रल कंडक्टर है, मतलब ये प्लस क्यू है, ये कुछ क्यू डैश है, माइनस क्यू डैश है, ये प्लस क्यू डैश है, विच इज लेस देन दिस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू एट पॉइंट पी, पी पॉइंट क्यू से कितना दूर है? तो क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रख दिया, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे 0 है क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर है। तो क्यू का यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का सम 0, तो इंड्यूस्ड चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है? क्या ये अभी अभी आपने ऑलरेडी बोल दिया था? ठीक है। यस दूसरा, किसी ने पूछा कि सर हमको कैसे पता सरफेस पे मेटल के फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए? तो यहां पे मैंने एक उसी के लिए बनाया है कि सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं होगा तो क्या ऑप्शन है? हो सकता है टेढ़ा हो, परपेंडिकुलर ना हो। तो मैंने कहा अगर मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे उस केस में। एक कंपोनेंट हो जाएगा परपेंडिकुलर और दूसरा हो जाएगा टेंजेंशियल। ठीक है। अब यहां पे सरफेस पे चार्ज है, तो अगर टेंजेंशियल फील्ड होता तो सरफेस का चार्ज स्टेशनरी नहीं रहता, सरफेस के पैरेलल चलने लगता, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज चलने वाला। तो इसमें कौन सा कंपोनेंट 0 होना ही चाहिए? अगर सरफेस, समझ गए, सरफेस पे चार्ज है और सरफेस पे चलने की जगह भी है, तो आप कहोगे सरफेस पे चार्ज है, परपेंडिकुलर भी तो लग रहा है, वो भी तो फोर्स लगाएगा। हाँ, तो परपेंडिकुलर वाला बाहर धक्का दे रहा है जिससे चार्ज को रिपल्शन हो रहा है, लेकिन चार्ज बाहर चल नहीं सकता क्योंकि जगह नहीं है। टेंजेंट में जगह है तो वहां पे चार्ज क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि टेंजेंशियल फील्ड 0 ही होनी चाहिए। अगर ऐसा चलता होता तो रखा हुआ कंडक्टर के सामने, चार्ज के सामने कंडक्टर रखते गर्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहां पे लिखा हुआ टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0 टू कीप द चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, ठीक है। दो तीन बातें सीख गए आप। एक ये वाली बात सीख गए, और सरफ फील्ड इसके अंदर फील्ड लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, और सरफेस पे भी लाके कैसे टकराएंगे। तो दो तीन क्वेश्चंस देखिए, देखो बताओ। उतना अच्छा फोटो बना नहीं है, हाँ, लेकिन अगर और बेटर बनता, ये बीच में ले आए ना इसलिए गड़बड़ हो गया, थोड़ा और बेटर बनाते हैं। ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। अबे हाँ, 3 वाला सबसे बढ़िया लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा आते हुए बेंड इसलिए हो गया क्योंकि सरफेस पे परपेंडिकुलर। इसमें ये जो चल रहा है यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं बन पा रहा है, थोड़ा टेढ़ा आ जा रहा है। तो 3 वाला सबसे अच्छा ऑप्शन है। अंदर फील्ड लाइन नहीं होनी चाहिए। चलिए, consider neutral conducting sphere. A positive point charge is placed outside the sphere. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, पॉइंट चार्ज प्लेस, नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन 0। क्यों? ये इंड्यूस नहीं होगा क्या? हाँ, नेट बुझा, जितना इधर नेगेटिव होएगा उतना दूसरे साइड पॉजिटिव होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट नेट चार्ज
उगा नहीं दे रहा है, समझ गए क्या? अगर चार्ज बाहर रखा है तो कंडक्टर में चार्ज उग नहीं जाएंगे, कंडक्टर में चार्ज केवल न्यूट्रल बॉडी से सेपरेट रहेंगे, लेकिन पूरा बॉडी न्यूट्रल रहेगा, समझ गए क्या? एक साइड जितना नेगेटिव, दोनों मिला के कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चलता रहेगा, चार्ज बस से सेपरेट हुआ है, समझ गए ना? जैसे नीचे पॉजिटिव चार्ज रखा, एक मेटल रखा, तो नीचे वाले लेयर पे नेगेटिव और ऊपर वाले लेयर पे बस चार्ज ऐसे सेपरेट हो गया, ठीक है? दोनों को ऐड करके अभी भी 0 है, ये तो बड़ा लॉजिकल चीज है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, सर कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते वक्त फील्ड इनसाइड मेटल प्लेट 0 है। एक कैपेसिटर की बात करेंगे रे, इसमें ना चार्ज कैविटी के अंदर रखा है, आपको कंडक्टर दिख रहा है, ये ग्रीन ग्रीन जो पोर्शन है ये मेटल वाला पोर्शन है, तो कैविटी किधर है? वो जो अंदर जहां ए लिखा है वो काली जगह जो है कैविटी, उसके अंदर क्या हवा है, खाली जगह है। यहां पे मैंने अंदर चार्ज क्यू रख दिया, ये मान लो प्लस क्यू है, जो कैविटी वाला चार्ज है उसको मैं ए बोल रहा हूं, ए उस प्लेस को ए बोल रहा हूं, और जो कैविटी का सरफेस है उसको मैं बी बोल रहा हूं, और जो आउटर सरफेस है उसको सी। तो देयर आर 3 पोजीशंस वेयर चार्ज कैन अपीयर। ए पर मैंने चार्ज रखा है प्लस क्यू, तो चार्ज बी पर जो अपीयर होगा वो ए वाले का हमेशा इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है? इसको भी बाद में करेंगे, है ये गॉस लॉ में तुरंत पहली लाइन पे ये हो जाएगा, लेकिन मैं आपको लॉजिकली भी बता देता हूं। ये चार्ज जो है पूरा कैविटी के अंदर बंद है, ढका हुआ है अंदर से, बाहर से दिख रहा है क्या? बिल्कुल अंदर बंद है। अगर इस चार्ज ने 10 फील्ड लाइन बनाई तो उसमें से एक भी फील्ड लाइन मेटल को क्रॉस करनी चाहिए कि नहीं? नहीं करनी चाहिए, मतलब 10 की 10 अंदर टर्मिनेट होंगी, बोलो। तो सरफेस पे कैसा चार्ज होना चाहिए कि जो प्लस क्यू के 10 फील्ड लाइन को 10 की 10 काटे? समझ गए क्या? मैंने आपको सिखाया था कि चार्ज अपनी वैल्यू के हिसाब से फील्ड लाइन बनाता है या टर्मिनेट करता है। तो क्यू चार्ज के फील्ड पूरा कंप्लीटली अंदर नहीं होना, अगर 10 में से 9 काटेगा तो एक घुस जाएगी। सरफेस पे अंदर एंटर मतलब इसको क्रॉस करके बाहर फील्ड लाइन नहीं निकलनी चाहिए। तो आपको इमेजिन हो रहा है ये पूरा न्यूट्रल ग्रीन ऑब्जेक्ट था, इसमें अंदर अट्रैक्शन की वजह से कितना चार्ज बी वाले सरफेस पे आपको दिखेगा? माइनस क्यू दिखेगा। तो चार्ज एट ए प्लस क्यू है, चार्ज एट बी माइनस क्यू है। अगर ये एक न्यूट्रल बॉडी था तो बताइए सी पे कितना चार्ज है? ये कैसे पता चला? न्यूट्रल बॉडी अंदर माइनस क्यू गया तो बाहर उसका काउंटर बैलेंसिंग वाला चार्ज लिख दो, माइनस क्यू का साथी प्लस क्यू बाहर चला गया। एक राज की बात यह है कि ये जो प्लस क्यू आउटर सरफेस पे फैलता है, इसके फैलने का लॉजिक केस 1 वाला ही है। तो सी वाला चार्ज इज बिल्कुल ठीक लाइक चार्ज इन, बताओ चार्ज केस 1 में डालते थे तो कहां फैलता था? सरफेस पे क्या हर जगह एक जैसा फैल जाता था? आप बोलते थे नहीं, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r। सरफेस के बाहर फील्ड सरफेस पे कितना बनाता था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस के ये पहला जो केस करा ना, आउटर सरफेस का चार्ज बिल्कुल वैसे ही था। बताओ जब हम पहले वाले केस में चार्ज डालते थे सरफेस पे तो बाहर फील्ड बनाता था, लेकिन अंदर फील्ड क्या बनाता था? अंदर कहां 0 बनाता था? हर जगह। तो ये जो सी वाला चार्ज है ये बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है लेकिन अंदर नहीं बनाएगा, यानी सी का अपना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ही कट जाएगा। तो सी के जो सारे साथी है ये आपस में एक दूसरे का फील्ड अंदर काट देंगे। तो मैं बोलता हूं यहां पे सी की वजह से फील्ड कितना है, यहां पे सी का फील्ड कितना है, और यहां पे कितना है, और यहां पे कुछ है, 0 नहीं है, ठीक है? तो अरे बीच की जगह भी अंदर ही है। सरफेस वाले चार्ज मेटल नॉन मेटल कुछ नहीं देख रहे हैं, जो सरफेस पे फैल गए वो अंदर हर जगह एक दूसरे का फील्ड काट रहे हैं, उनको कैविटी से कोई मतलब वो इस हिसाब से नहीं जनरेट हुए कि कैविटी है तो ऐसे फैलेंगे और कैविटी नहीं है तो वैसे फैलेंगे। तो अगर ये कैविटी नहीं होती और सरफेस पे चार्ज होता तो बिल्कुल सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कैविटी नहीं भी होती तो भी तो कैंसिल करते ही।
तो ऑलरेडी कर रहे हैं। इसमें ये दो पॉइंट है, ये थोड़ा अधूरे लिखे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ड्यू टू ए एंड बी। तो अगर ए बनाता हो किसी पॉइंट पे ई ए और बी वाला चार्ज बनाता हो ई बी, अब मैं आपसे पूछता हूं, कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा? कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन कौन बनाएगा? ए और बी मिलके बनाएंगे। लेकिन इस पूरे घटना को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब इसका मीनिंग क्या है कि ये जो मेटल का थिकनेस है या मेटल की जगह है, ये दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, और बाहर वालों को अंदर नहीं आने देगी और अंदर वालों को, ठीक है। जैसे मान लो आप अपने घर में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपने एक्सपेरिमेंट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स चला के उनका कुछ प्रॉपर्टीज बनाना है या किसी के टक्कर मारनी है, कुछ करना है, कैथोड रे बनाना है, कुछ करना है। तो आपने अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा, उतने में आपके पड़ोसी ने अपने घर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन ने देखा पड़ोसी घर में इलेक्ट्रिक फील्ड, वो घूम के उसके घर चला गया। तुम कहोगे मेरा इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। तो आप अपने घर की दीवारें मेटल की बना लीजिए, फिर क्या होगा? बाहर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर में अगर चार्ज होता है तो अपने आप सरफेस पे इंड्यूस चार्ज होगा जो बाहर के फील्ड को अंदर, केस नंबर 2। बाहर कोई भी चार्ज रख दो तो आउटर सरफेस पे इंड्यूस चार्ज होता है जो बाहर के फील्ड को अंदर कैंसिल कर देता है। तो बाहर का फील्ड प्लस इंड्यूस चार्ज का फील्ड इनसाइड इज 0। याद आ गया? तो अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन चल रहा है, लेकिन बाहर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड उसको दिखेगा नहीं, और हमारा जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी पड़ोसी को परेशान नहीं करेगा। इसको बोलते हैं, बीच में जो दीवार है क्या कर रही है? शील्डिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कभी भी कंडक्टर लगा दिया मतलब शील्ड बन गया है। तो आपको अगर कोई ऐसा लॉजिकल सवाल पूछे कि ए और बी का फील्ड मिला के बाहर कितना बनेगा? 0। और सी का फील्ड अंदर कितना बनेगा? तो बाहर की दुनिया में किसका फील्ड है और अंदर की दुनिया में? तो नेट फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर इज ओनली ड्यू टू सी। समझ गए? और सी के सरफेस पे कितना फील्ड है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, ये खेल थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। चलिए, हाँ जी, अंदर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जाती है। हाँ, घूम फिर के वही बात पुरानी वाली आ गई। मेटल्स में चार्ज हमारी मर्जी से नहीं चलता। जैसे मैंने कहा मेटल, मैं तुम्हें पॉइंट ए पर चार्ज दूंगा, मतलब कोई मेटल है उसके सरफेस पे पॉइंट ए है, मैंने कहा तुम्हें मैं पॉइंट ए पर चार्ज दूंगा। मेटल क्या कहेगा? तुम कहीं भी दो, हम क्या करेंगे? सरफेस पे फैला देंगे। सरफेस पे फैला देंगे तो ये चार्ज जो है, जैसे अंदर भी मैं कहीं छोड़ दूं सारे चार्ज को, तो एक तो ये रिपेल होते हैं एक दूसरे से, तो रिपेल होके ऐसे बाहर भागते हैं। तो बाहर भागेंगे तो ऐसा नहीं है कि मेटल को मैंने चार्ज दिया तभी चार्ज है। मेटल के पास तो पहले से ही बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं भाग के न्यूट्रलाइज कर रहे? क्योंकि ये सब ने अंदर अपना आपस में फील्ड को क्या कर देना है। तो ये कहेगा मैं बनाता हूं यहां ई, और ये कहेगा मैं उसको काट दूं, तो सबका फील्ड अंदर क्या हो जाएगा? कुल मिला के 0। तभी तो अंदर चार्ज मूव करते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो आपको यही सीख लेना है, समझ गए? थ्योरेटिकल ही है, इसको कोई प्रूव नहीं कर रहे। तो मेटल में तब तक ये चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे जब तक इनका इफेक्ट अंदर कैंसिल नहीं हो जाए। तो ये सारा चार्ज फैल जाएगा, अंदर फील्ड 0 हो जाएगा। लेकिन नॉन मेटल में हम चार्ज जहां रखेंगे वहीं रहेगा। तो अगर मैंने चार्ज यहां रखा, यहीं चार्ज है, तो ये फैला ही नहीं, तो इसको कैंसिल कौन करेगा? कोई नहीं। तो ये अंदर बनाएगा फील्ड? नहीं बनाएगा। बनाएगा तो फिर उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन चलने चाहिए। अरे तो वहां फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, तो वो क्यों चलेंगे? समझ गए? फिर से समझो, है ना? जैसे यहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, तो यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे? इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इधर अट्रैक्ट होंगे। चार्ज फैलता कैसे, उसका मतलब समझिए ना। फ्री इलेक्ट्रॉन जाके इस पॉजिटिव चार्ज पे चिपकेगा तो क्या होगा? इसका चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन जिधर से आ रहा होगा वहां पॉजिटिव नहीं चमकने लगेगा। तो यहां का फ्री इलेक्ट्रॉन इस पे चिपक जाएगा, तो
तो यहां पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां का फ्री इलेक्ट्रॉन इस पे चिपक जाएगा। तो समझ गए क्या? तो अल्टीमेटली सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल निकल के अंदर सारी जगह को न्यूट्रलाइज कर देंगे और सारे चार्ज को सरफेस पे फैला देंगे। अब सरफेस से दूर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उसके बाहर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो कैसे आएगा अंदर? समझ गए? तो ये चार्ज कब तक चलेंगे? जब तक फील्ड है तब तक चलेंगे, फील्ड ही नहीं तो फिर नहीं चलेंगे। तो कभी ना कभी ऐसा होगा ना कि आपस में इन सबकी फील्ड कैंसिल हो जाए, फाइनल ऐसा आउटकम हो जाए कि सब आपने आपस में अंदर कैंसिल कर दिया, अब जो चार्ज जैसा है वैसा रखा हुआ, और कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। तो इस तरह से जैसे आप देखो, ये प्लस क्यू चार्ज रखा मैंने यहां पे, इसमें सब पूरा न्यूट्रल कंडक्टर है। न्यूट्रल मतलब अंदर इलेक्ट्रॉन से बहुत सारे, लेकिन न्यूट्रल है। तो ये पॉजिटिव चार्ज रखते ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपने एटम को छोड़ के ऐसे भागेगा कि नहीं? ये अपने अट्रैक्शन से ऐसे ऐसे कूदेंगे, तो यहां पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहां पॉजिटिव बन गया तो इधर वाले एटम क्या करेंगे? वो अपने इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेंगे। अंदर तो मूव कर ही सकता है इलेक्ट्रॉन। फिर यहां पॉजिटिव आ गया, फिर क्या होगा? फिर इधर वाले और कूदेंगे, सब कूद कूद के यहां, तो आखिरी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर अब और क्यों नहीं कूद रहे? अब इसके आगे है ही नहीं ना कुछ, तो कितना हो गया ना खत्म। यहां पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ये अब अंदर कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? जितने चार्ज मूव करने तो मूव करेगा, अब अंदर कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है क्या? है, लेकिन अब सबकी फील्ड मिला के अंदर क्या हो गई? तो कोई चार्ज अब मूव नहीं कर रहा, जितना मूव कर सकते थे कर गए। खेल समझ गए क्या? ठीक है ना? तो इमीडिएटली होता है, टाइम नहीं लगता। फोटो देखो, आंसर बताओ। आंसर मत देखो, पहले जल्दी से आंसर देख लेते हैं। आंसर ये है तो अब सवाल पढ़ लेते हैं। हाँ, बोलो बोलो बोलो। Metallic shell has a point charge q kept inside cavity. Which of the following diagram correctly represent electric field lines? क्या आपको A गलत क्यों है समझ में आ रहा है? B गलत क्यों है समझ में आ रहा है? और D भी इसीलिए गलत है। सब ये फोटो अच्छा बना नहीं है एक्चुअली। हो सकता है जहां से छापा है वो उतना अच्छा बुक वाले बना नहीं पाया। असली फोटो क्या था मैं बता दूं। असली फोटो ऐसे था कि हॉलो कंडक्टर है ये, यानी कि ऐसा मोटा स्फीयर है, यहाँ कैविटी है। चार्ज सेंटर पे नहीं था, ऐसे थोड़ा किनारे था। ठीक है, सेंटर पे नहीं था। तो सेंटर पे नहीं था तो ऐसे फील्ड लाइन थोड़ा राउंड सरफेस पे परपेंडिकुलर टकराने के लिए ऐसे कीड़े जैसी दिख रही थी। कुछ समझ में आया? इधर से ऐसे फील्ड लाइन बाहर। आपको दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? फील्ड लाइन टकराते समय 90 डिग्री पे टकराएगा, क्योंकि चार्ज सेंटर पे नहीं है तो थोड़ा राउंड घूम के टकराएगा। अगर सेंटर पे होता तो कोई भी लाइन परपेंडिकुलर ही हो जाती है। आपको इस बात का आइडिया है क्या? सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन निकालोगे तो सरफेस पे ऑलरेडी परपेंडिकुलर, तो सेंटर पे होता। जैसे इसमें एकदम सेंटर पे रखा दिख रहा है, तो एकदम सीधी सीधी लाइन है। असली फोटो क्या था? दो ऐसे थे जिसमें बीच में गायब था, लेकिन एक में सीधा टकरा रहा था और एक में थोड़ा घूम के टकरा। जैसे इसी फोटो का दूसरा फोटो जो गलत वाला, वो कैसा होगा? यहां पे चार्ज रखा है ऐसे, सॉरी ऐसे ऐसे ऐसे, दिखा गया? तो यहां पे ये एंगल 90। तो दोनों में बीच में जगह पर फील्ड नहीं दिख रही थी। दो ऑप्शन ऐसे थे, दो में दिख रही थी, दो में नहीं दिख रही थी, लेकिन फील्ड लाइन 90 डिग्री भी होना चाहिए। अब सेंटर है तो स्ट्रेट वाला ही दिख जाएगा 90 डिग्री, बट सेंटर से हटा के रखोगे तो थोड़ा ऐसे बेंड होके जाएगा। थोड़ा आइडिया लग गया क्या? तो फोटो देख के आपको पता चल जाएगा। ये एक सवाल है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह का सवाल आने का चांस बहुत अच्छा है। बहुत हल्का सवाल है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन का। आपको आइडिया है कि किसी भी स्फीयर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर निकालना हो तो कैसे निकालना चाहिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी? हाँ, बहुत सही बोल रहे हो। चार्ज अपॉन एरिया, करेक्ट। अब यहां पे दिखे हैं 3 स्फीयर्स हैं, वो भी कॉन्सेंट्रिक। फोटो बनाओ, जरा सॉल्व करो। Q1, तीन स्फीयर है। अगर मैं चारों ऑप्शंस देखूं
तो Q1 और Q2 का ही रेशियो सब में अलग अलग दिया हुआ, देखो इसका मतलब है 3 की जगह अगर 2 भी लें और फिर रेशियो निकाल दें तो जो आंसर है उससे भी पहचान में आ जाएगा। लेकिन हम लोग तीनों ही करके करते हैं, ठीक है, रिस्क नहीं लेते। यहाँ पे आपको आइडिया लग रहा है ना? स्फेरिकल शेल्स का मतलब समझते हो? सॉलिड स्फीयर नहीं है ये, शेल समझते हो? हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर में 2 सरफेस होते हैं, एक इनर सरफेस एक आउटर सरफेस। सॉलिड नहीं हो सकते ऐसे, कॉन्सेंट्रिक सॉलिड कैसे बनाओगे? तो ये चार्ज Q1 का स्फीयर है, इसको चार्ज Q2 दिया हुआ है और इसको Q3 दिया हुआ है। इसका रेडियस R है, इसका रेडियस 2R है और इसका रेडियस 3R है। सवाल है कि अगर 2 सरफेस का सिग्मा सेम कर दें, यानी पहले सरफेस का सिग्मा दूसरे सरफेस के सिग्मा के इक्वल कर दे, या दूसरे को तीसरे के इक्वल, ऐसे ही तो क्वेश्चन होना चाहिए। सी आ रहा है, हाँ सी आ सकता है, हो सकता है आंसर गलत दिया हो, लेकिन इस सवाल को मैंने यहां क्यों रखा है? सिग्मा कंपेयर करने वाला सवाल तो पहले ही पूछ सकता था। मैंने पिछले क्लास में मैंने आपको एक सर्कल दिया था, सर्कल में चार्ज क्यू दिया था, रेडियस आर था, हमने सिग्मा निकाला था क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। या फिर एक √3r का सर्कल था, उसमें आर का सर्कल हटा रहे थे तो हमने सिग्मा को लिखा था। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सिग्मा अगर करना था तो हम पहले ही ये सवाल पूछ लेते, इसको यहां पे क्यों पूछा? थोड़ा तो अपना दिमाग लगाओ यार। ये कैसे हैं, ये क्या लिखा है? पहली लाइन पढ़ो, कॉन्सेंट्रिक के अलावा क्या लिखा है? मेटल। मेटल क्या है ये? लकड़ी के बने हुए हैं, कंडक्टर हैं। क्या खास बात होती है कंडक्टर में? अगर एक हॉलो कंडक्टर के अंदर चार्ज रख दोगे तो क्या होगा? अरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बताओ ना यार। एक कंडक्टर के हॉलो की जगह पे एक चार्ज क्यों रख दिया, जैसे ए पे चार्ज रख दिया तो क्या होगा? यहां पे Q1 चार्ज है, क्या इस छोटे कंडक्टर के अंदर भी कोई चार्ज रखा है? नहीं। तो पहला चार्ज रखा है Q1, वो सरफेस पे फैल गया, तो इस Q1 के सामने Q2 के इनर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा लल्लुओं? तो -Q1 इसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज दिखेगा? व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ सेकेंड कंडक्टर? Q1 प्लस Q2। एक तो -Q1 से +Q1 बना, और Q2 हमने और डाला, जो डाला वो तो सरफेस पे फैलता ही है। तो व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ सेकेंड स्फीयर? अब बताओ किसकी डेंसिटी आपको इक्वेट करने को बोल रहे हैं? यहाँ यहाँ वर्ड लिखा है, ये किसकी? किसकी? हर कंडक्टर में कितने सरफेस हैं? 2 हैं, शेल है ये, इनर आउटर। किसकी डेंसिटी इक्वल करने को? आउटर। इसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है? हाँ, एक Q2 मैंने डाला है और Q1 अंदर से आया इंड्यूस होके। समझे क्या? Q1 माइनस Q1, Q2 प्लस Q1। अब यहां इसके इनर सरफेस पे कितना होगा? इसके आउटर सरफेस पे? समझ गए? तो ये जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन है, ये हॉलो कंडक्टर के हिसाब से अब हमको सवालों में ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कर देंगे कि जो चार्ज डाला वही ले लिया और सॉल्व करा। जो चार्ज अंदर से आ रहा वो भी आएगा, और जो हमने डाला वो भी रहेगा सरफेस पे। हम जो चार्ज डालते हैं वो कहां रहता है? इनर सरफेस, आउटर सरफेस?
वो आउटर में रहता है, तो हमने Q2 डाला, वो कहां रहेगा, वो आउटर में रहेगा। और जो अंदर से रख दिया चार्ज किसी का, देखो एक कंडक्टर है, उसके अंदर यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है। अब बताओ इसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज है। इसको मैंने Q3 चार्ज और डाल दिया तो आउटर सरफेस पे कितना दिखा, कुछ समझे क्या? -Q1 -Q2 इनर सरफेस पे है, तो उसका +Q1 +Q2 आउटर पे आएगा, वो अंदर से आएगा। और जो हमने दिया वो और रहेगा। तो व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर? Q1 + Q2 + Q3। खेल समझे? ये अगर स्फीयर है तो ये जो चार्ज मैंने डाला ये स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे कैसे पता? क्योंकि आउटर सरफेस पे जो चार्ज होता है वो केस 1 की तरह होता है, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r, और स्फीयर का रेडियस हर जगह, इसलिए डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी भी, समझ गए क्या? यहां पे तो हम नहीं कर रहे, यहां तो चार्ज अपॉन एरिया कर रहे हैं ना। यहां पे ये कर रहे हैं क्या कि सर अलग अलग जगह अलग अलग डेंसिटी होगा, नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्फीयर का रेडियस हर जगह सेम है। आउटर सरफेस पे जो चार्ज है केस 1 की तरह होता है, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r। केस 2 और केस 3 में ये रिलेशन लिखा क्या, सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/r? नहीं लिखा। ये केवल केस 1 पे था जो आउटर सरफेस है। समझे क्या आप? तो Q1 + Q2 यूनिफॉर्मली फैल जाएगा। जैसे अगर मैं पूछूं इसमें चार्ज किधर ज्यादा रहेगा, Q1 Q2 के पास या आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्म? आप बोलो बिल्कुल यूनिफॉर्म। स्फीयर है तो यूनिफॉर्म। इनर सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। देखो ये Q1 अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास पास में ज्यादा नेगेटिव इंड्यूस होगा, इसकी यहां पे थोड़ा कम, यहां पर भी ये जैसे ये भी पॉजिटिव है तो यहां ज्यादा, यहां, कुछ समझे क्या? इनर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी अट्रैक्शन, ये जो अंदर वाले चार्ज है उसके हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन आउटर सरफेस पे जो चार्ज जाना है उसको इनर चार्ज से कोई मतलब। एक और सवाल पूछता हूं, अगर अंदर वाले Q1 को उठा के यहां से उठा के सेंटर में रख दूं तो आउटर सरफेस के चार्ज को क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? नो इफेक्ट। समझ गए क्या? तो किसी ने बोला Q1 चार्ज को खिसका दिया तो बाहर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? आप बोलो शील्डिंग है भैया, अंदर वालों का फील्ड, बाहर इफेक्ट नहीं डाल रहा, बाहर का अंदर नहीं डालता। अंदर चार्ज चलाओगे तो बाहर की दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे क्या? तो जब आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज तो इस तरह के खुराफाती सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज यहाँ रख दें तो क्या होगा, वहां रख दे तो क्या होगा, ऐसा मन में आ सकता है। नहीं आएगा तो ठीक है, आया तो 1-2 दिन मत पूछिए, लेकिन लिख लीजिए सवाल सभी, लिख लीजिए। और जब पढ़ेंगे 1-2 बार प्रॉपर्टीज आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है। तो हमने लिखा Q1 अपॉन 4πr² इक्वल टू Q1 + Q2 अपॉन 4π, इसको कैंसिल करेंगे 4 ऊपर चला जाएगा, 4Q1 इक्वल टू, एनी प्रॉब्लम? 1:3 हो गया क्या, है ना? और तीसरा वाला लिखते तो क्या लिखते, तीसरा वाला भी लिखते तो क्या लिखते, Q1 + Q2 + Q3 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया विच इज 3r का 4πr²। ठीक है क्या, समझ गए? ये फोटो उतना सही नहीं बना है, इसमें भी ये ऐसे है ही। मतलब उतना साफ बना नहीं है फोटो। पढ़ लो सवाल जरा। A long cylindrical shell carries positive charge plus sigma in upper half and minus sigma in lower half. क्या ये कंडक्टर हो सकता है? कैसे? किसी कंडक्टर को तुम रोक सकते हो क्या चार्ज या फैलाने से? जैसे ही तुमने अपर हाफ में प्लस सिग्मा दिया और माइनस हाफ में, लोअर हाफ में माइनस सिग्मा, तो तुम्हारा वेट करेगा क्या प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा मिक्स होके 0 हो जाएगा? आप सेंस बन रहा है क्या बोल रहा हूं? हमने कहा एक कंडक्टर है, मैंने इधर से इसको प्लस क्यू दे दिया और इधर से इसको माइनस क्यू दे दिया, तो
क्या दिखेगा तुम्हें? क्या दिखेगा? इधर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, इधर नेगेटिव दिखेगा। कंडक्टर तुम्हारा वेट करेगा, प्लस क्यू दोगे तो क्या करेगा? फैला देगा। माइनस क्यू दोगे तो वो भी फैला देगा, तो न्यूट्रल नहीं कर देगा। समझ गए क्या? ये कंडक्टर हो सकता है क्या? कंडक्टर नहीं हो सकता। समझ गए? तो ये क्या होगा? हाँ, तो नॉन कंडक्टर होगा। लकड़ी पकड़ी का, ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया, नीचे हमने नॉन कंडक्टर मतलब जहां पे चार्ज रखोगे वही चिपका रहेगा। तो अपर हाफ तुमने, समझ गए क्या? कंडक्टर नॉन कंडक्टर बेसिक डिफरेंस यही है। कंडक्टर में अगर आप, जैसे आप ऐसा सोचो ना कि अगर हमने पेंट में चार्ज मिला दिया और हम एक साइड पेंट करेंगे तो पेंट सरक के जादू से, कंडक्टर में एक साइड पेंट करेंगे तो वो पेंट अपने आप सरक के चारों तरफ फैल जाएगा। मतलब पेंट निकाल के ऐसे रखा तो चारों तरफ फैल जाएगा। ये हुआ कंडक्टर। लेकिन नॉन कंडक्टर में अगर एक आधा साइड पेंट किया तो जहां पेंट किया वहीं पेंट है, दूसरा साइड खाली है। तो नॉन कंडक्टर में जहां चार्ज रखेंगे वहीं रहता है, वो चलता अपने आप नहीं है। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट रहा होगा? इस, समझ रहे? इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं है उनको कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। आप खुद ही डिसाइड कर लो। प्लस और माइनस दोनों चार्ज एक साथ आ रहे हैं जबकि आइसोलेटेड छोड़े हुए हैं। उसके अलावा कोई और चार्ज रखा है क्या? आप ये कह सकते हैं सर अभी तो आपने बोला था कि एक कंडक्टर के सामने यहां चार्ज रख दो, तो इधर माइनस आ जाता है, इधर प्लस। अभी तो ये आ ही रहा था, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव हो तो रहा है, लेकिन ये रखा था तब आ रहा था। इसमें भी कोई चार्ज रखा है क्या आजू बाजू? समझ में आ रहा है क्या? ये रखा है तो इसकी वजह से भी तो फील्ड लाइन बनेगी, फिर वो आपको आइडिया लग गया, ठीक है ना? अलग कंडक्टर कभी भी ऐसे सेपरेट नहीं रख सकता चार्जेस, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर विल लुक लाइक गिवन फिगर। अंदर भी फील्ड बना देना है, तो बाकी सब में अंदर फील्ड क्या है? नहीं है ना? और जैसे पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलेगा और वो इंफिनिटी क्यों जाएगा? नीचे नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है? लेकिन कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइन नहीं होती है, बट नॉन कंडक्टर के अंदर भी होती है, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। है? हाँ हाँ, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर यहां पॉजिटिव है तो अंदर भी पॉजिटिव से नेगेटिव और बाहर भी पॉजिटिव से नेगेटिव है। लेकिन ये क्लोज्ड लूप नहीं है। अगर मैं उल्टा बना दे तो क्लोज लूप हो जाते हैं। ये क्लोज लूप नहीं है भाई। देखो ये इधर नीचे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है, ये क्लोज लूप नहीं है। ये पॉजिटिव है और ये, जैसे ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखते थे तो एक फील्ड लाइन इधर से बनाई और एक फील्ड लाइन इधर बनाई, क्लोज लूप हो गया क्या? ये क्लोज लूप कब माना जाएगा? कि एक साइड से आगे जाए और दूसरे साइड से पीछे आए, तभी तो क्लोज लूप है। तो इसमें क्लोज लूप नहीं होना चाहिए ना, ठीक है? तो रिवर्स दिखेगा, ठीक है? समय, अरे समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। फ्लक्स वाली प्रॉपर्टीज नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट टाइम से गॉस लॉ की शुरुआत होगी। और अब ये जो पार्ट है फिर से इंपॉर्टेंट हो गया। तो पुराने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट याद हो गए क्या आपको? पॉइंट चार्ज का, फिर सुपरपोजिशन, और आपने इस संडे को टेस्ट है तो आपने डीपीपी कर लिए क्या? डीपीपी करके जाना भाई, उससे फायदा होगा। मतलब टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस का लेवल डीपीपी के सवालों के लेवल जैसे ही है। थोड़ा बहुत नंबर 19-20 अलग है तो सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन लेवल वही है। हैं? आज मैंने एक डीपीपी भेजा है, वो करना, उसका सोल्यूशन नहीं है। सारे यही वाले कंडक्टर वाले सवाल है, उनका सोल्यूशन नहीं दूंगा।